नमस्कार दोस्तों, रिच वैद्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रिच वैद्य के स्टडी में आज जो हम केस डिस्कस करेंगे वो हम सभी के लिए एक बड़ी इंस्पायरेशन का रोल प्ले करेगा, सभी को एनकरेज करेगा और हमारे लिए गौरव का विषय भी है कि नाना ने कैसे एक ऐसे पेशेंट को जिसको कि सीए ब्रेस्ट डायग्नोज करके हायर सेंटर पे रेफर कर दिया गया था, उसे कैसे अर्बुद चिकित्सा से ठीक किया। तो 40 इयर्स की फीमेल पेशेंट जिसको लेफ्ट ब्रेस्ट में एक ग्रोथ हो जाती है, गांठ हो जाती है जो धीरे धीरे बढ़ रही होती है। कैंसर का डाउट होता है, एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो भी उसकी ग्रोथ को देखते हुए, एनहांसमेंट को देखते हुए उनको सीए ब्रेस्ट डायग्नोज करके और टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल जाने की सलाह देते हैं, वहां के लिए रेफर करते हैं। बट पेशेंट की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से पेशेंट बॉम्बे का नाम सुन के ही हिचकिचा जाता है और पेशेंट वहां नहीं जाता है। पेशेंट का आना धुले में नाना के पंचकर्म केंद्र पे होता है। नाना जब उनको डायग्नोज करते हैं तो पेशेंट खुद से ही कहता है कि उसको कैंसर है। तो ये सुन के नाना भी थोड़ा हिचकिचाते हैं कि क्या इस पेशेंट को लेना चाहिए, ट्रीटमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर वो थोड़ा धैर्य करते हैं, भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हैं और उनका पेशेंट का निदान डायग्नोज करके और अर्बुद की तरह उसको ट्रीट करते हैं। तो पेशेंट को सबसे पहले वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट ब्रेस्ट में ग्रोथ थी, तो लेफ्ट हैंड में कुरपर संधि के पास, एल्बो जॉइंट के पास की सिरा से 200 सीसी रक्त मोक्षण करते हैं। और अर्बुद मांस वृद्धि जन्य विकारों में आता है, आज की हमारे टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए मैं इसके स्टडी को यहाँ पे ले रहा हूँ। तो संतर्पण जन्य विकार है तो इसलिए उनको दूध, घी, तेल के बने हुए पदार्थ उनको बंद करते हैं और रुक्ष अन्न, ज्वार की रोटी और पतली दाल वगैरह के सेवन का उनको बोलते हैं। नेक्स्ट डे पेशेंट आता है, पेशेंट बहुत खुश होती है क्योंकि वो जो उसकी ग्रोथ थी उसमें काफी कमी आ गई होती है। नाना को भी इससे प्रसन्नता होती है। वो फिर अगेन सेम प्लेस से 200 सीसी रक्त मोक्षण दोबारा करते हैं। तीसरे दिन ग्रोथ में और भी कमी आती है गांठ में। तो उसके बाद फिर 7-8 दिन के बाद स्तन्य रस की उपधातु है और रसो अपि श्लेषमवत्, आचार्य वाग्भट ने कहा है। तो जो कफ वृद्धि के लक्षण हैं या कफ वृद्धि की चिकित्सा है, रस और कफ का आश्रय भाव होता है, तो इस आधार पे वमन का निर्णय करते हैं। अच्छा वमन पेशेंट को होता है, मदन फल चूर्ण दूध के साथ देके वमन करवाते हैं। तो उसके बाद त्रिफला गुगुल और कांचनार गुगुल कुछ समय के लिए सेवन के लिए देते हैं और पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो कितनी बड़ी ये एक चीज है कि जिस पेशेंट को रेफर कर दिया गया एलोपैथिक डॉक्टर्स के द्वारा, सीए ब्रेस्ट डायग्नोज किया गया और उसको नाना ने कैसे ट्रीट किया अर्बुद चिकित्सा के आधार पे। तो ये सब हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन का विषय है। तो आज के टॉपिक से ये रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। कुछ और चीजें भी इससे संबंधित, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताते हुए चलता हूँ। अब हमने दोष, स्थान, अवस्था, ये सारा पार्ट दोष, दुष्य, आश्रय भाव कर लिया है। तो अगर हम देखें इस सब के बावजूद जो इस केस स्टडी में नाना ने बताया है, तो शाखा दुष्टे तु रुधिरे रक्तमेव आदितो हरेत, चर्क चिकित्सा स्थान विसर्प चिकित्सा का ये रेफरेंस है। तो ऐसे जो छोटे छोटे कोट हैं हमारे शास्त्र में, वो डायरेक्ट चिकित्सा में जब आप करते जाएंगे फिर आपको ये कंठस्थ भी हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्ट चिकित्सा में रोल प्ले करते हैं। जैसे हमने कहा था विदृधि अचिरुत्थम अश्र विश्राव, अचिरुत्थ विदृधि में रक्त मोक्षण। इसके अलावा हम जब देखते हैं रक्त मोक्षण से क्या होता है, सदो राग रुजाम सम, या स्वेदन के कंडीशंस में जब स्वेदन हम करवाते हैं किसी पेशेंट का, तो उसमें शीत शूल अभ्य उपरम, तो वो डायरेक्ट हमें क्लिनिक लेवल पे वो चीज देखने को मिलती है जो लिखा गया है। तो ये सारा प्रैक्टिकल विषय है। तो शास्त्र में लिखा है शाखा दुष्टे तु रुधिरे रक्तमेव आदितो हरेत। तो शाखा क्या है, रक्त आदि धातुएं, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वचा, रक्त आदि धातु और त्वचा शाखा है। तो शाखा दूषित रक्त में सबसे पहले रक्त मोक्षण कराना है। इसके अलावा सेकंड जो वमन करवाया गया, तो अब हमें पता है उर कफ का स्थान है। इसके अलावा मांस, कफ का आश्रय भाव जब हमने धातुओं में किया था, तो रस, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र में कफ आश्रय भाव से रहता है। तो इस आधार पे भी तो यहाँ वो चिकित्सा की गई। और एक और जो आजकल एलोपैथिक स्टडीज हो रही हैं
उनसे भी ये निकल के आ रहा है कि उन्होंने भी लंघन के रोल को बताया है कि लंघन का इसमें मेजर रोल है कैंसर की ट्रीटमेंट में। जो कि हमारे शास्त्र में पहले ही संतर्पण जन्य अवतर्पण जन्य जहाँ विकार क्लासिफाई होते हैं, नेक्स्ट सेशन जो इससे हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे हम षड्विध चिकित्सा करेंगे, लंघन, ब्रीहन, रुक्षण, स्नेहन, स्वेदन, स्तंभन, जिसको कि वाग्भट जी ने 2 में क्लासिफाई कर दिया है, संतर्पण जन्य अवतर्पण जन्य, 3 को 1 में रखा है, 3 को 1 में। पूरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें संतर्पण जन्य व्याधि होके और यहाँ भी मांस वृद्धि जन्य है, तो संतर्पण जन्य है, इसमें अवतर्पण करवाया जाता है। तो इस तरीके से और कुछ चीजें और अब आएंगी तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के इसके बाद हम आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज के टॉपिक में हम दोष, अभी तक हमने जो सेकंड सेशन हुआ था उसमें वात पित्त कफ को कंप्लीटली दोष, स्थान और फिर अवस्थाओं को जाना था, उनके संचय, प्रकोप, प्रसर के क्या लक्षण हैं। अब हम उसकी चिकित्सा को देखेंगे। उसके अलावा धातु वृद्धि की और धातु दुष्टि, उनकी उससे क्या क्या रोग होते हैं धातुओं की वृद्धि से और दुष्टि से, और उनकी क्या क्या चिकित्सा है, वो आज के हम उसमें समझेंगे, जो कि चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक एक स्टेप में हम अब डीप जा रहे हैं, तो अब ट्रीटमेंट के पार्ट पे हम आए हैं, तो इसको आपने अच्छे से ध्यान से समझना है। स्टार्ट करते हैं। वातस्य उपक्रम में स्नेह, स्वेद, संशोधनम, मृदु, ये अष्टांग हृदयकार ने दोषों की जो चिकित्सा बताई है उसमें फर्स्ट लाइन ये बताई है। इसके अलावा जो हमने पहले ही कई बार डिस्कस हमारा हुआ है, यहाँ पे भी रिलेटेड है, तो मैं एक बार और बता देता हूँ। शरीरजानाम दोषानाम कर्मेण परम औषधम वस्ति विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। वात के लिए वस्ति, पित्त के लिए विरेचन, कफ के लिए वमन शोधन में, शमन में वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत, कफ के लिए मधु। इसके अलावा वात के लिए मधुर अमल लवण रस, पित्त के लिए मधुर तिक्त कषाय, कफ के लिए कटु तिक्त कषाय, ये भी हमने सब डिस्कस कर लिया। अब चिकित्सा में वात से उपक्रम है, वात की चिकित्सा में सबसे पहले स्नेहन, स्वेदन और मृदु संशोधन, और इसके अलावा वस्ति। पित्त की चिकित्सा में सर्पीपान, स्वादु, शीतेर, विरेचनम, मधुर, शीत, शीत चिकित्सा इसमें की जाती है, शीतल द्रव्यों का लेप किया जाता है, शीतल स्थान में निवास। कफ की चिकित्सा में श्लेष्मणो विधिना युक्तम तीक्ष्णम वमन रेचनम। तो इसमें एक चीज आपको यहाँ पे समझने की है कि बाकी सब इसमें आ रहा है, तो संशोधन, पहले तो संशोधन अगर आप देखेंगे तो चरक में जो पंचकर्म बताया है, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन और नस्य, तो वहां पे उसमें जो लंघन आता है, लंघन के प्रकार, तो लंघन 10 विध है, अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में कंप्लीटली। उसमें लिखा है चतुष्प्रकारा संशुद्धि। तो अनुवासन वस्ति को छोड़ के वमन, विरेचन, निरूह और नस्य, ये 4 प्रकार को संशोधन में काउंट किया है। वाग्भट ने जो वर्णन किया है वहां पे वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य, रक्तमोक्षण, वो 5 को शोधन में काउंट किया है। तो ये संशोधन में इस आधार पे, और इसके बाद जब पित्त में देखते हैं तो विरेचन, कफ में देखते हैं तो तीक्ष्ण, वमन और विरेचन। तो विरेचन यहाँ भी संशोधन में विरेचन इंक्लूड हो गया, और वैसे भी जब हम डायरेक्ट संशोधन की बात करते हैं तो मुख्य रूप से वमन और विरेचन आते हैं। तो विरेचन यहाँ भी है, वात की चिकित्सा में भी, पित्त की चिकित्सा में भी, कफ की चिकित्सा में भी। तो इन चीजों को समझते हुए अब आगे हम देखते हैं। रस वृद्धि जन्य विकारों में आचार्य वाग्भट ने इतना कह के बस इसको छोड़ दिया, आगे नहीं बताया। रसो अपि श्लेषमवत्, रस वृद्धि के लक्षण जैसे के जो विकार हैं कफ वृद्धि के समान है। रस दुष्टि जन्य विकार जो चरक संहिता में वर्णित है उसमें से कुछ मैंने यहाँ पे कोट किए हैं। तो जैसे ज्वर, ज्वर की संप्राप्ति में आप देखेंगे दोष कोष्ठ में आ जाते हैं और अग्नि को अपने स्थान से बाहर फेंक देते हैं और रस के साथ संपूर्ण शरीर में घूमते हैं, तो रस व दुष्टि होती है। पांडु थैलेसीमिया का केस हमने डिस्कस किया था, रस व स्रोतोरोध होता है, रस से रक्त का निर्माण बाधित होता है। स्रोतोरोध की एक कंडीशन और हम देख सकते हैं, रस दुष्टि से स्रोतोरोध होता है। तो राजक्षमा की संप्राप्ति 2 तरह से होती है, अनुलोम क्रम से क्षय, प्रतिलोम क्रम से क्षय। तो जो अनुलोम क्रम से क्षय होता है उसमें रस व स्रोतोरोध होता है, आगे उत्तरोत्तर रक्त आदि धातुएं नहीं बनती हैं, तो स्रोतोरोध की कंडीशन रस दुष्टि में मिलती है। इसके अलावा क्लेब्य, इम्पोर्टेंसी, रस प्रदोषज विकार है और शुक्र प्रदोषज विकार है।
हमें रूल आउट करना है कि रस की दुष्टि है, शुक्र दुष्टि है, अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। वल्य पलित, बालों का झड़ना, बालों का सफेद होना, रस प्रदोषज विकार है। अब इसकी चिकित्सा क्या है? सर्वम लंघन औषधम वहां पे कहा गया है। रसज विकारों की चिकित्सा है लंघन। तो लंघन संतर्पण जन्य विकारों की चिकित्सा भी है, जैसा हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि मांस वृद्धि जन्य अर्बुद, उसकी चिकित्सा में भी लंघन करवाया जाता है। तो लंघन क्या है नेक्स्ट सेशन में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूरी है। तो चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपाशा मारुत आत्पो पाचनान्य उपवासश्च व्यायामश्चेति लंघनम। तो इसके अंतर्गत शोधन आ जाता है और शमन, भागवत ने 12 प्रकार का बताया, 5 शोधन 7 शमन। तो अगर आप देखेंगे हमने अर्बुद की चिकित्सा में भी क्या करवाया, रक्तमोक्षण वमन, तो वो लंघन करवाया। और इसी तरह से दूध, घी और तेल से बनी हुई चीजें हमने अपथ्य, वो संतर्पण जन्य चीजें अपथ्य के तौर पे उनको हटाया, वो भी इसी आधार पे। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, और इसको कंप्लीट डिस्कस करने के बाद मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा कि हर एक जो हमारी चिकित्सा है उसमें शोधन इंक्लूड हो रहा है, और लंघन बेसिकली इसमें कहाँ कहाँ आ रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड है रक्त वृद्धि जन्य रोग, कुष्ठ, विसर्प, प्लीहा, रक्ताशय होता है यकृत प्लीहा, विदृधि, विदृधि हमने पिछले प्रीवियस सेशन में डिस्कस की थी, अंतर विदृधि, उंडोक्षोत, तो उसमें रक्तमोक्षण करवाया था, रक्त वृद्धि जन्य रोग है ये भी। गुल्म, कामला, व्यंग। अब कामला में वैसे तो आप देखेंगे कि मृदु विरेचन करवाते हैं, पंचतिक्त घृत से स्नेहन करवा के मृदु विरेचन कराते हैं, तो बहुत जल्दी बिलिरुबिन लेवल डाउन आता है। पर कुछ कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है, जैसे कि एक केस में आपको बताता हूँ, आईसीयू में पेशेंट था और कोमा की तरफ वो बढ़ रहा था, तो उस पेशेंट में विरेचन भी नहीं करवाया जा सकता था, तो वहां पे नाना ने उसको बस्ती करवा के मल शुद्धि करवाई और साथ में उसको जुगुलर वेन से उसका रक्तमोक्षण किया, तो उसको, और फिर वो उसकी कॉन्शियसनेस रिवाइव हुई, पेशेंट फिर धीरे धीरे वो, मतलब एक तो वो कोमा की तरफ जा रहा था और फिर वो रिवाइव होके पेशेंट ठीक होने की तरफ बढ़ा, वो ठीक हुआ। व्यंग, जितने भी त्वचा के विकार आते हैं, तो ये रक्त आदि धातुएं और त्वचा जो भी, तो ये व्यंग रक्त वृद्धि जन्य है। रक्त वृद्धि उत्थान, रक्त श्रुति विरेचने, शास्त्र में कहा है कि रक्त वृद्धि जन्य रोगों में रक्त मोक्षण और विरेचन। और दूसरे कंसेप्ट के आधार पे भी शाखा दुष्टे तु रुधिरे रक्तमय वादितो हरित, शाखागत रक्त दुष्टि होगी तो इन सभी में हम अकॉर्डिंगली रक्त मोक्षण करवाएंगे। और विरेचन, रक्त और पित्त का आश्रय भाव होता है, इस आधार पे भी विरेचन यहाँ पे। इसके बाद मांस वृद्धि जन्य रोग, गलगंड, अर्बुद, अलजी, ये आज का हमारा डिस्कस किया। इसको वैसे तो हमने मोटा मोटा सब डिस्कस कर लिया है, पर इसकी चिकित्सा शास्त्र क्या कहता है? चरक संहिता में इसकी चिकित्सा वर्णित है, संशुद्धि, शस्त्र, शार, अग्निकर्म। आजकल जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो रही है बेसिकली वो भी यही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। अब उन्होंने बट मेन जो है, जो हमारी स्ट्रेंथ है और जिसकी वजह से जैसे शिरावेद को शल्य चिकित्सार्थ कहा गया है, बहुत सारी सर्जरीज प्रीवियसली भी मैंने बताया था कि शिरावेद से बहुत सारी सर्जरी कंडीशंस को अवॉइड किया गया, सर्जरीज को अवॉइड किया गया। वो शोधन का पार्ट, जैसे हमने अभी रक्त मोक्षण और वमन करवा के वहां पे भी सर्जरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही, वो वहां पे मिसिंग है। बाकी सर्जरी और फिर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो इस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, शस्त्रकर्म, शारकर्म, अग्निकर्म, जबकि संशोधन से हम बहुत सारी कंडीशंस में ये सब अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, मेद वृद्धि में प्रमेह के पूर्व रूप मिलते हैं। मेद की 2 तरह से चिकित्सा होती है, मेद वृद्धि में स्थूल्य के समान चिकित्सा, मेद क्षय में काश्चर्य के समान चिकित्सा। इसके बाद अस्थि वृद्धि, अध्य अस्थि, अधिदंत, जैसे कैल्केनियस पर की कंडीशन होती है, इसी प्रकार से अस्थि वृद्धि और अधिदंत, एक्स्ट्रा टूथ, और ये तो है अस्थि वृद्धि जन्य विकार। इसके अलावा जो भी दांतों की डिफॉर्मिटीज, नख, केश, लोम की डिफॉर्मिटीज हैं, और कई बार ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो उसमें जैसे कहा गया अस्थे आश्रयानाम विकारानाम पंचकर्माणि भेषजम, पंचकर्म किया जाता है और एक विशेष रूप से एक प्रोसीजर तिक्त शीर सर्पी वस्ती की जाती है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निर्माण भी उसका बताऊंगा, एक सेशन रहेगा
जिसमें जो पंचकर्म नाना वहाँ पे करवाते थे, सस्ता, कॉस्ट इफेक्टिव, और कुछ ही संसाधनों के साथ आप आराम से अपने क्लिनिक लेवल पे कर सकते हैं। वो क्या क्या इक्विपमेंट्स आपको चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर्स, कैसे आप वस्ती का निर्माण करेंगे, कैसे आप तिक्त सिर सर्पी वस्ती का निर्माण करेंगे, वो सारा एक सेशन में मैं बताऊंगा। तो जब बच्चों के केस में जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है, डेंटल डिफॉर्मिटीज, उन सब डिफॉर्मिटीज में भी हम तिक्त सिर सर्पी वस्ती देते हैं। इसके अलावा बड़ों में भी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में ये अस्थि विकारों में दी जाती है। डोज वेरी करती है बड़ों से और बच्चों में, वो सारा हम डिस्कस करेंगे डिजीज के कंसेप्ट में जब हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद है मज्जावृद्धि में भ्रम, मूर्छा, स्थूल मूल वाली पीड़िकाएं हो जाती हैं जॉइंट्स में। शुक्र दृष्टि में क्लिब्य, इनकी चिकित्सा में मधुर और तिक्त रस का विशेष रूप से प्रयोग होता है, और शुद्धि काले च मात्रा, इसके अलावा व्यायाम, व्यवाय और मात्रा में शुद्धि। तो अब जो लंघन हमने डिस्कस किया था, चतुष्प्रकार संशुद्धि पिपाशा मारुतात्पो पाचनान्य उपासश्च व्यायामश्चिति लंघनम। तो उसमें देखो आप, यहाँ भी हम रक्त मोक्षण विरेचन करवा रहे हैं, संशोधन करवा रहे हैं, फिर यहाँ संशोधन है, स्थूल्य का शरीर का जब उपचार करवाते हैं वहां भी हम संशोधन की हेल्प लेते हैं, यहाँ पंचकर्म, यहाँ पे शुद्धि। तो सभी जो धातु दुष्टिजन्य, धातु वृद्धि जन्य विकार हैं, सब में हम लंघन तो एक रूप में करवा ही रहे हैं। इसके अलावा भी पाचन और वो सब टाइप्स भी लंघन के करवाते हैं, पर अगर शोधन की बात करें तो सब जगह आ रहा है। अच्छा, लंघन में एक और कोट आता है आयुर्वेद में, अक्षी कुक्षी भवा रोगा प्रतिशयाय व्रण ज्वरा पंचिति पंचरात्रेण साध्यते है या लंघनात्। तो ये 5 रोग ऐसे बताए हैं, अक्षी के, आंखों के, उदर के, प्रतिशयाय, व्रण और ज्वर, जो कि लंघन से ही ठीक हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो इनमें भी हम ज्वर वगैरह में आजकल ये चिकित्सा होती है कि जैसे ही पेशेंट आया उसको मेडिसिन दे रहे हैं, पहले लंघन करवाया जाता था बेसिकली ज्वर में और इन रोगों में। इसके बाद है, ये तो हमने दोषों की चिकित्सा, धातुओं की वृद्धि और दुष्टि को और उनके ट्रीटमेंट को डिस्कस किया। इसके अलावा अगर मल वृद्धि में जैसे मूत्र वृद्धि की कंडीशन होती है तो उसमें प्रमेय के समान चिकित्सा करनी होती है। बड़ों में भी, बच्चों में भी कई बार वसंत ऋतु में, या फिर कफज प्रकृति होती है बच्चों की, बच्चों में मतलब कफ बढ़ा हुआ होता है ऑलरेडी, हम देखते हैं बाल्यावस्था कफ का काल है, तो उस आधार पे भी वो कई बार, और जो आहार लेते हैं मधुर, पिच्छिल, गुरु, स्निग्ध, ऐसा, तो मूत्र वृद्धि के वो मिलती है कंडीशन, उसमें भी चंद्र प्रभा वटी वगैरह जो शिलाजीत होता है और प्रमेय की चिकित्सा में मेंशन्ड है, वही चिकित्सा फिर वहां पे भी की जाती है। इसके अलावा मूत्रशय में हम मूत्र कृच्छ की चिकित्सा करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब इसमें जैसा मैंने अभी बताया कि दोष जितने भी होते हैं, उनके दोषों के संसर्ग, सन्निपात जो भी होते हैं, तो वो वात पित्त कफ से बाहर नहीं होते, कोई भी रोग अगर है। इसी प्रकार से किसी भी रोग की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो वो षड्विध चिकित्सा के अंतर्गत आती है, जो अभी मैं बता रहा था। तो षड्विध चिकित्सा को नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और उसमें जो सबसे फर्स्ट सेशन हमारा था वहां भी आपने देखा होगा, स्टार्टिंग हुई थी कि रोग संतर्पण जन्य है या अपतर्पण जन्य। तो उन 6 को 2 में क्लासिफाई वाघभट जी ने किया है। तो संतर्पण जन्य रोग, अपतर्पण जन्य रोग, वो सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इसमें इतना ही, इस सेशन को मैं यहीं पे रेस्ट देता हूं। आप सभी का मंगल हो। नमस्कार।